जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी में। और सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान का है कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण MCQs को देखेंगे और साथ ही साथ मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी डाउट है वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा, देखिएगा और पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कूट में रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी दो ऑप्शन दिया है। पहली बात, जैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में मैं समय व्यस्त नहीं करूंगा, ठीक है। आपको मैं पहली बात तो ये कि कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, तो उसका प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया को ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी है प्रक्रिया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि कौन से सदन से स्टार्ट होता है, क्या लोकसभा से स्टार्ट होता है, क्या राज्यसभा से स्टार्ट होता है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, वो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। तो करना क्या होता है, उस सदन के लगभग 1/4 सदस्य जो है, ठीक है, प्रस्ताव देंगे कि भैया हमको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। कितने? 1/4, कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। अब ये इस प्रस्ताव की जो सूचना है आपको राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को कब देना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व आपको क्या देना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा, ताकि राष्ट्रपति को समय मिल जाए। समझ में आ रहा है? आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हो। हालांकि अभी तक से भारत के इतिहास में राष्ट्रपति पर महाभियोग कभी नहीं चला है, लेकिन प्रक्रिया को समझिएगा। 14 दिन आपने पूर्व सूचना दिया। कितने सदस्य? कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, उसके 1/4 सदस्य ने उस पर क्या किया? प्रस्ताव किया। प्रस्ताव बोलते मतलब साइन करके दिया, ठीक है। और ये प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के आपके सभापति के पास दे दिया, और उसका सूचना किसको दे दिए? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व। देन अब होगा क्या? देखिए, अब जिस भी सदन में ये महाभियोग लाया गया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूं यहां पे लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होना है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि ये तो समझ में आ गया कि 14 दिन पूर्व हमने राष्ट्रपति को क्या कर दिया? सूचना दे दिया। तो लोकसभा के कुल सदस्यों के, याद रखिएगा, कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा इसको पारित किया जाएगा। याद रखना, कुल सदस्यों के, ये नहीं बोल रहा है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों, ये नहीं बोल रहा है, कुल सदस्यों के 2/3 का, ठीक है। कुल सदस्यों के 2/3 से अगर ये पारित होता है तो ये लोकसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। समझ में आया? अब किस में आएंगे? अब आएंगे हम लोग राज्यसभा में, ठीक है। अब जो दूसरा सदन है वो है राज्यसभा। अब राज्यसभा में आता है, तो ये राज्यसभा में याद रखिएगा एक चीज कॉमन है, जिस भी सदन से आप स्टार्ट करो उस सदन में सबसे पहली बात तो 2/3 से पारित होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे लोकसभा की जगह राज्यसभा भी आ सकता है। समझ में आया? अब यहां पे अगर राज्यसभा आएगा तो यहां पे लोकसभा लूंगा मैं। तो पहला सदन में 2/3 से पारित हो गया। अब दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति को अपने जो बोलने का मौका दिया जाता है, अपने जो भी बात रखने का क्या दिया जाता है, वहां पे अधिकार दिया जाता है। तो चाहे तो स्वयं राष्ट्रपति आ सकते हैं या फिर वो किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करके भेज सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। देन ये सब हो जाने के बाद अगर लोकसभा में भी कुल सदस्यों के 2/3 से ये क्या होता है? पारित होता है,
ठीक है, कुल सदस्यों के 2/3 से पारित होता है तो समझ जाइएगा राष्ट्रपति को महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी है और उस दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है, हम लोगों ने वो कर दिया। अब सबसे इसमें देखो पहले ही ऑप्शन में क्या लिखा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। जितने भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो संविधान की तैयारी कर रहे हैं, संविधान को जो पढ़ते हैं, सीजीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, याद रखना बेटा, जो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, ठीक है, तो उसको रट्टा मारने की बस कोशिश मत करना। कोई भी आपने बुक खरीदा, आपने रट्टा मार लिया ऐसे ऐसे नहीं, आप लोग जानने की थोड़ा ना इच्छा रखिएगा। संविधान मतलब प्रत्येक शब्दों का आपको अर्थ समझ में आना चाहिए, प्रत्येक शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप बस पढ़ रहे हो और रट्टा मार लिए। अगर शब्दों का मतलब समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो संविधान है शब्दों का ही खेल है। तो यहां पे क्या लिखा है, अर्ध न्यायिक। क्या लिखा है, अर्ध न्यायिक। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो क्या है, अर्ध न्यायिक है। अर्ध न्यायिक का मतलब बताइए क्या होता है। तो देखिए ये अर्ध न्यायिक जो है कई जगह आएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, न्याय देने का काम किसका रहता है? ठीक है, न्याय देने का काम जो रहता है वो न्यायाधीश का रहता है, न्यायाधीश का रहता है। ठीक है ना। लेकिन क्या हम लोग राष्ट्रपति को जब हटा रहे हैं उनके पद से, तो लोकसभा में कोई न्यायाधीश बैठा है क्या, कि राज्यसभा में कोई न्यायाधीश बैठा है? कोई न्यायाधीश नहीं बैठा है, लेकिन हमको न्याय करना है। और न्याय कौन कर रहा है? जो उपस्थित सभी सदस्य, उपस्थित सभी सदस्य ही न्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण वो न्याय तो कर रहे हैं लेकिन कोई न्यायाधीश नहीं है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, न्याय तो कर रहे हैं वोटिंग के माध्यम से, लेकिन कोई न्यायाधीश नहीं है। इसी कारण उसको अर्ध न्यायिक बोला गया है। महाभियोग को क्या बोला गया है? अर्ध न्यायिक व्यवस्था बोला गया है। क्लियर है कि नहीं है? तो अर्ध न्यायिक का मतलब जहां पे भी आए समझ जाना कि न्याय तो करना है लेकिन वहां पे कोई न्यायाधीश या जज नहीं है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। ठीक है, ये समझ लिए। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ये बार बार आएगा, उससे अच्छा मैं बता देता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो सांसद के अब संसद भाई दो होगा। ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, कौन? निर्वाचित सदस्य, ये किस में भाग लेंगे? चुनाव में। और साथ ही साथ राज्यों के प्लस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सभी जगह निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक है, देखो फिर से मैं बता देता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद में क्या? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित वर्ड को याद रखिएगा, सदस्य ही भाग लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ देगा, क्या विधान परिषद के भी सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? तो नहीं लेंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब ये हो गया। ठीक है, निर्वाचित सदस्य समझ में आ गया कि कौन कौन भाग ले रहा है। अब कौन महाअभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा? ठीक है, तो पहली बात तो ये, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होता है ना, ठीक है, उसको समझिएगा। इसमें कौन कौन भाग लेगा? महाभियोग। तो याद रखिएगा, ठीक है, आपके महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, मैं निर्वाचित शब्द का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, सभी सदस्य भाग लेंगे।
क्लियर है कि नहीं है? कहां के? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग में भाग लेंगे, जिसका मतलब यह है बेटा कि राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य रहते हैं वो भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यह हो गया। फिर दूसरा उसमें पूछा था कि क्या राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे? तो नहीं, इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं है, न केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्यों का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सभी सदस्य हैं उनका महत्वपूर्ण रोल है। यहां तक से आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हम लोगों ने यह देखा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है, एकदम परफेक्ट, एकदम सही है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेंगे लिखा है। तो ये तो हो गया भैया, ये तो गलत है। क्लियर है कि नहीं? ये ऑप्शन गलत हो गया। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुदुचेरी केंद्र शासित राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, महाभियोग में भाग लेंगे। मैं अभी बोला हूं, विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे कोई भी हो। ठीक है ना? फिर चौथा ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति पर जिस सदन पर महाभियोग का आरोप लगाया गया है उन आरोपों पर सदन के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर। ये सबसे पहली बात तो भाई 2/3 नहीं है। ठीक है, ये 1/4 होता है। 2/3 तो हमको उसको पारित करना होता है, हटाने के लिए हस्ताक्षर होने चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पे गलत हो जाता है और ये हो जाता है ऑप्शन ए राइट। एक चीज और बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को एक अनुच्छेद पता होगा, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 यह बोलता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उसका जो निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। चुनाव से संबंधित जो निपटारा है कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। और याद रखिएगा, एक और आर्टिकल को मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसी अनुच्छेद में एक संशोधन किया गया था और यह संशोधन कौन सा था? 11वां संविधान संशोधन 1961। और इसमें जोड़ दिया गया था अनुच्छेद 71(4). और 71(4) में यह बोला गया था, आप लोग याद रखिएगा, कि आप लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर, ठीक है, अवैध घोषित नहीं कर सकते कि किसी राज्य में विधानसभा भंग है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर आप लोग अवैध घोषित नहीं कर सकते कि किसी राज्य का विधानसभा भंग है। तो किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो चाहे ना हो, ठीक है, हमें राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है और किसी राज्य में विधानसभा भंग या चुनाव नहीं हो तो कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही संविधान संशोधन करके इसको पहले से ही डिक्लेयर कर लिया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं पहले भी बोला हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो, संविधान को पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ये सबसे जबरदस्त सब्जेक्ट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में बोला है कि राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं है यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, राज्य की विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना शेष है, विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य है, विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। फिर से मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है या लोकसभा का अध्यक्ष भी हो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब बात ये आती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है
वो कब मतदान नहीं कर सकता, ठीक है, उसका एक ही कंडीशन है, ठीक है। आप लोग को यह पता होगा कि जो राज्य का विधान मंडल होता है, राज्य का जो विधान मंडल होता है, ठीक है, उसको भी आप दो भागों में बांट सकते हो, विधान सभा और विधान परिषद। तो इसको क्या बोलते हो, इसको निम्न सदन। हालांकि निम्न सदन, उच्च सदन जैसे शब्द संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है ना, निम्न सदन बोलेंगे आप, और इसको क्या बोलेंगे, उच्च सदन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक बात बताइए, आप खुद समझिएगा, ठीक है, आप विधानसभा में जो सदस्य कैसे पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष मतदान से। जहां पे प्रत्यक्ष मतदान आए ना बेटा, समझ जाना कि जनता स्वयं चुनने जा रही है, जनता वोट करने जा रही है, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो इससे पहुंचता है यहां पे, मतलब आप निर्वाचित सदस्य बोल सकते हो। और इससे कैसे पहुंचते हैं, ये विधानसभा की सदस्य ही या फिर अलग अलग वो रहता है, उसका क्राइटेरिया बताऊंगा कभी, ठीक है। तो विधानसभा के प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, यहां पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब समझ जाना कि सीधे जनता द्वारा नहीं चुना गया है, सीधे जनता द्वारा नहीं चुना गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, आप विधानसभा के सदस्य रहिए या विधान परिषद के सदस्य रहिए, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब आप मुख्यमंत्री बन गए विधान परिषद से, तो क्या विधान परिषद से कोई मुख्यमंत्री बना है तो क्या ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य है? नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है, जिसका मतलब ये है कि ये जो उच्च सदन है या विधान परिषद है, अगर यहां से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। क्लियर है कि नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहां पे लिखा है कि विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। यहां तक से क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं कर पाते तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अब बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं और क्या समझा रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहली बात यह कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो उसमें जो जमानत राशि जो वर्तमान में है वो है 15,000 रुपए। कितना है? 15,000 रुपए। और कोई कैंडिडेट जो है, जो राष्ट्रपति पद के लिए यहां पे पद पर खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो 1/6 मत प्राप्त कर लेता है, 1/6 मत प्राप्त कर लेता है, तो ये 15,000 उनको रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि जमा करना, ठीक है, बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता था ना, तो 1997 के पहले, 1997 के पहले क्या होता था पता है? कि ये जो राशि थी जो आप लोग देख रहे हो 15,000, ठीक है, ये राशि कितनी थी पता है? ये राशि थी आपकी केवल 2,500 रुपए। और आप लोग को यह भी पता होगा राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। तो ये पहले, यह भी है वर्तमान में, लेकिन पहले कितना था? पहले जो प्रस्तावक थे, ठीक है, वो 10 होते थे, और अनुमोदक वो भी कितने होते थे? वो भी 10 होते थे। तो अब क्या किया? 1997 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद ये जो राशि है 15,000 किया गया, और प्रस्तावक और अनुमोदन को कितना कर दिया गया? 50-50 कर दिया गया। अब इसके पीछे रीजन क्या था ऐसा करने का? इसके पीछे बस रीजन इतना था कि इतने कैंडिडेट हो जाते थे ना राष्ट्रपति चुनाव के लिए, कोई भी हर राज्य से एक कैंडिडेट, हर राज्य से 2-2, 3-3 कैंडिडेट आ जाते थे, बहुत दिक्कत होता था। तो प्रस्तावक, और चलो ये पैसे को छोड़ दीजिए, 2,500 से 15,000 छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इसी कारण प्रस्तावक और अनुमोदक को कितना कर दिया गया? 50-50 कर दिया गया।
ठीक है ना। तो इस संशोधन को याद कीजिएगा कि 1997 के पहले था और 1997 में ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 को क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो अब इसमें आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा, केवल दो सही है। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के संदर्भ में विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकता है। अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। पहली बात तो यह कि आप लोग को पता है कि रे भैया अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। तो कहीं से ये क्वेश्चन का तुक बन रहा है क्या, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है, गलत, ठीक है। केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा, नहीं भाई, अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, तो ये पहली बात ये कि ना ये तो थोड़ा गलत है ये, ठीक है। ये अनुच्छेद 64 नहीं, अनुच्छेद 61 है। अब सही हो गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में विचार कीजिए और 61 में क्या दिया गया है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रक्रिया का उपबंध है। तो उस हिसाब से आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन में मिस्टेक था, आर्टिकल 64 लिखा गया था, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई पद की रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा तीसरा बाद में देखेंगे, पहले को समझिएगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके हमें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हम लोग 6 माह का वेट नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति का भाई पद खाली है, ठीक है, वेट करते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाइए। लेकिन प्रधानमंत्री के इसमें देखोगे तो प्रधानमंत्री के लिए आपको 6 महीने वेट कर सकते हो। बिना राष्ट्रपति के हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एनी हाउ किसी को भी नहीं भैया, एक वो रहता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर पद को त्याग कर देते हैं तो किसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। और उपराष्ट्रपति का भी अगर पद रिक्त है तो किसको बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद अगर रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा कि जब तक उसका निर्वाचन ना हो जाए, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। तो हमें यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके कार्यवाहक राष्ट्रपति उस कंडीशन में बनाना होगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर देखो, इसका आंसर नहीं, पहले तो ये सही है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि पहले आपको निर्वाचित करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि 6 माह के लिए, भाई 6 माह के पहले तक से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये 6 महीना ऐसा कुछ नहीं लिखा है। 6 माह के पहले आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लेना है। फिर उसका है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। अब इसको समझते एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप लोग को बताता हूं। देखो, तो सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है पता है, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकाल था 1967 से 69। अब पता है इसके पीछे कहानी हुई, क्या हुई बता रहा हूं ना। तो 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान ही। तो प्रथम ऐसे राष्ट्रपति बन गए जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई। कब हुई, 1969 में। उस समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे पता है, वीवी गिरी, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति
किसको बनाया गया? वी गिरी को। और ये वी गिरी से आप लोग ना वी गिरी के पूरे जीवन को पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वी गिरी को प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, इसी कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब देखिए होता क्या है कि 1969 में ही ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, अब 1969 में हमको क्या करना है? राष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना था। ठीक है, तो होता क्या कि कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट चुना था, लेकिन इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने वी गिरी को अपना कैंडिडेट चुना राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस से नहीं थे, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे वी गिरी। ठीक है, तो एक आप लोगों ने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, सुना होगा, अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने बिना कुछ बोले ये बोला कि अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, और सभी ने किसको वोट दिया था? वी गिरी। तो वी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का ये जो था, ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था, जो चुनाव हुआ था उसका। ठीक है, तो वी गिरी ने क्या किया था? अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या करते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, तो यहां से इसको त्याग पत्र दे देते हैं चुनाव के पहले ही। ठीक है, अगर ये त्याग पत्र नहीं भी देते तो भी काम चल जाता, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अब समझिएगा ट्रेजेडी को। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और उन्होंने भी क्या कर दिया? राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। अब किसको लाएंगे? ठीक है, तो अब हम लोग लाएंगे भैया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला। ठीक है, तो हिदायतुल्ला को क्या बनाया गया? कार्यवाहक। तो ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रथम ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कब बने? 1969 में। कब बने? 1969 में। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त, उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त, तो अब किसको बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश को। तो हिदायतुल्ला को क्या बनाया गया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और 1969 में चुनाव होता है, और फिर वी गिरी क्या हो जाते हैं? राष्ट्रपति बन जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो है, ठीक है, पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, तो ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिनकी क्या हो गई? कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे जो व्यक्ति थे फखरुद्दीन अहमद, इनका कार्यकाल था 1974 से 1977। और याद रखिएगा 1975 में आपातकाल लगा था, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद इसका पूरा नाम है। ठीक है, वो थे, और इनका भी कार्यकाल के दौरान क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, अब एक और चीज देख लीजिएगा इसी में। ठीक है, दो ऐसे थे जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने, और तीसरे जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो राष्ट्रपति जो बनने का जो सफर था, उसकी कहानी को आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब में जरूर मिल जाएगा, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, तो उन पर एक जोक मारते थे उन लोग जो उनके सहयोगी थे कि आप थोड़ा देख के रहिएगा, क्योंकि जो भी मुस्लिम राष्ट्रपति बना है, ठीक है, तो उस पर क्या है कि इतिहास ठीक नहीं रहा है, ऐसे करके बस जोक मारते थे। ठीक है, तो ये जो दो राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो उस हिसाब से इसका आंसर बच क्या आएगा? 1। ठीक है, 2 और 3 क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। ठीक है, संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो पहली बात तो कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, जबकि प्रधानमंत्री, तो ये जो है ना, ये आंसर, ये एक तो सही है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे वे में देखो तो ये गलत भी हो सकता है।
ठीक है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर ये भी है तो वो भी सही है। अब इसमें लिख दिया है तो इसको गलत भी ले सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ले रहा हूं सही। ठीक है, ये दोनों चीज में वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा। ठीक है, समझने वाले इसको समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सलाह पर अन्य मंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ओके, ठीक है। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। ठीक है, जितने भी मंत्री हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। संविधान की दूसरी अनुसूची में के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और नहीं, दूसरी अनुसूची जो संबंधित है वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। ठीक है, और जो तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, तो ये भी हो गया गलत। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के पश्चात वह अपने पद पर नहीं रहेगा, चाहे उसके उत्तराधिकारी ने पद ग्रहण नहीं किया हो। राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन को ना मैंने जानबूझ के डाला है, समझिएगा क्यों ऐसा किया है। आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ना। ठीक है, एक चीज आपको बता देता हूं, यहां से अगर आप देख रहे हो ना तो आपको लग रहा है कि ये सही है। ठीक है ना, ये तो गलत ही होना चाहिए। ठीक है, ये सही है और ये सही है, मतलब 1 3 4 सही है। ठीक है, लेकिन इसको आप दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हो। दूसरे एंगल से कैसे देख सकते हो, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 56 को अगर आप देखोगे, अनुच्छेद 56 को, तो अनुच्छेद 56 में स्पष्ट बोला है कि राष्ट्रपति अपने पद धारण करने के 5 वर्ष तक से राष्ट्रपति के पद पे रहेगा। क्या बोला गया अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति के पद धारण करने के पश्चात 5 वर्ष तक से क्या रहेगा? अपने पद पर रहेगा। तो अगर अनुच्छेद 56 के अकॉर्डिंग मैं जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला। समझ में आ रहा है भाई? ये जो आर्टिकल के हिसाब से बोला गया है तो वैसा है। आर्टिकल 56 में स्पष्ट बोला है कि पद धारण करने के, ये नहीं बोला कि शपथ के लिए। ठीक है ना। ठीक, तो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 1 2 3 आप इसका आंसर ये भी ले सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर आप क्या ले सकते हो? केवल 3 और 4। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो ये क्वेश्चन को आपके ऊपर मैं छोड़ दिया हूं कि इसका आंसर आप क्या ले सकते हो। ठीक है, चलिए दोनों आंसर मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट जम रहा है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल के हिसाब से जाओ, ठीक है, तो आंसर सी होना चाहिए, 3 और 4। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी, राज्यपाल, उपयुक्त में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं? तो संघ के मंत्री बिल्कुल सही है, भारत का महान्यायवादी ये भी बिल्कुल सही है, राज्यपाल ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3। और एक बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, वो अपने से, ठीक है, कभी किसी को नियुक्त नहीं करता। ठीक है, वह मंत्री परिषद के कहने पर ही नियुक्त करता है। ठीक है, हालांकि ये एकदम सही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक से, बोलने का मतलब जब तक से राष्ट्रपति अपने पद पर है तब तक से ये सभी रहेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आप लोग एक और काम कीजिएगा, जितना भी नियुक्ति है, राष्ट्रपति किन किन नियुक्ति करते हैं उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कि किसकी किसकी नियुक्ति करता है और किसके प्रसाद पर्यंत तक से वो रहेगा। प्रसाद पर्यंत बोलने का मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे तो इसको कभी भी अपने पद से हटा सकता है, भारत के महान्यायवादी को पद से हटा सकता है और राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये उसके स्वविवेक की शक्ति नहीं है, वो मंत्री परिषद के कहने पर ही ये करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है, ठीक है, तब क्या होगा? ठीक है, वह किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा, गलत है। उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए, गलत।
राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। एकदम परफेक्ट, ये है आंसर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। यह भी सही है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के उपस्थित और मत देने वालों सदस्यों का 2/3, ये गलत है भैया। कुल सदस्य होना चाहिए। कुल सदस्य का 2/3 सदस्यों से, याद रखिएगा, उपस्थित तथा मतदान नहीं आएगा। कुल सदस्य के 2/3 सदस्यों से ही क्या होगा, ये पारित होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, 1 और 2, और यहां पे आंसर जो ये गलत है ना, ये आएगा 1 और 2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, देखिएगा ये पहला पार्ट है राष्ट्रपति का। ठीक है, इसके भाग 2 में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। बैच संबंधी मैं आपको सूचना देना चाहूंगा। ठीक है, हम लोग का जो नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है CGPSC प्री प्लस व्यापम का लॉन्ग टर्म बैच है, ये आपका चालू हो जाएगा 7 जनवरी 2025 से। इसका समय रहेगा सुबह 7:30 से 9:30। और एक और बैच है सब इंस्पेक्टर हेतु, जो सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग है सुबह 7:30 से 9:30। तो दोनों का टाइमिंग सुबह 7:30 से 9:30 है, 7 जनवरी, ये याद रखिएगा। ठीक है।